हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11th चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस का पार्ट 3 देखेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। प्यारे बच्चों आपने देखा अब तक एक सिस्टमैटिक वे से हमने पढ़ाई की, जिसमें हमने सबसे पहले प्रीवियस 9 चैप्टर्स फिनिश किया और अब हम 10th चैप्टर कर रहे हैं। प्यारे बच्चों प्रीवियस 9 चैप्टर्स में देखिए हमने सेट्स पढ़ा, रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने देखी, लीनियर इनइक्वालिटीज़ देखी, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस देखा, उसके बाद हमने बाइनोमियल थ्योरम देखा, फिर सीक्वेंसेज एंड सीरीज़ देखा और अब हम प्यारे बच्चों स्ट्रेट लाइंस पे हैं। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों आज हमें पढ़ना था एंगल बिटवीन टू लाइंस, लेकिन उसके पहले देखिए प्रीवियस 2 पार्ट्स में आपने सबसे पहले क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन किया, जिसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, फिर हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमने यूज़ किया था वो देखा हमने, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की। फिर हमने प्यारे बच्चों स्लोप ऑफ ए लाइन के फॉर्मूले देखे, जिसमें स्लोप के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा पार्ट 2 में, और अब हम पार्ट 3 में प्यारे बच्चों एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे। सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम लिखूंगा एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखिए प्यारे बच्चों मैं कोऑर्डिनेट प्लेन सबसे पहले बनाता हूं। एक्स डैश ओरिजिन वाई डैश। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस है तो सबसे पहले मैं 2 लाइन बना देता हूं। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से, ये हमारी लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए आप जानते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हम एंगल लेते थे, लास्ट क्लास में आपने देखा। ठीक है, तो एंगल बना देते हैं। देखिए ये क्या है, इसको हम α1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम α2 मान लेते हैं। मतलब ये क्या है, ये इंक्लिनेशन ऑफ एंगल है। ठीक है, इन लाइंस का देखिए ये L1 लाइन का है, ये L2 लाइन का है। ये एंगल प्यारे बच्चों क्या है इन दोनों लाइंस के बीच में, ये थीटा है। ठीक है, और ये एंगल क्या है, ये फाई है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, ये देखिए ये थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। और प्यारे बच्चों इस फाई का क्या होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, ये फाई हो जाएगा। इतना आप समझते हैं। और ये दोनों क्या कंडीशन होनी चाहिए, नॉन वर्टिकल लाइंस होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हैं लाइंस L1 and L2 are non-vertical lines। नॉन वर्टिकल की होनी चाहिए, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था प्यारे बच्चों, अगर वो वर्टिकल लाइन हो जाएगी तो स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि इनके स्लोप क्या क्या हम लेते थे, इनके स्लोप हमने लिए थे, देखिए L1 लाइन का मान लीजिए M1 है। ठीक है, और प्यारे बच्चों देखिए अकॉर्डिंग टू एंगल अगर हम समझें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, tan α1। ठीक है, सिमिलरली देखिए लाइन L2 का स्लोप क्या है, M2, और ये क्या है, tan α2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्यारे बच्चों मुझे एक चीज़ बताइए, एक रिलेशन यहाँ से निकल के आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा हो कि α2 जो एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो मतलब आप α2 को ये लिख सकते हैं बहुत इजीली, देखिए α2 इक्वल्स टू थीटा प्लस α1, है कि नहीं। थोड़ा और इसमें मॉडिफाई करें तो क्या होगा, इसको हम ये कर सकते हैं थीटा इक्वल्स टू α2 माइनस α1, जहाँ पे प्यारे बच्चों α1 एंड α2 इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री होनी चाहिए। मतलब दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, वर्टिकल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब देखिए ये तो आप समझ गए,
स्लोप की कंडीशन की किस एंगल पे होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों ये दोनों एंगल है क्या, देखिए थीटा और फाई, ये एडजेसेंट एंगल हैं। एडजेसेंट एंगल होने की वजह से आप इनको ये भी लिख सकते हैं ना, देखिए एक तो थीटा है, एक एंगल तो थीटा है, ठीक है। और फाई को क्या लिख सकते हैं, फाई को आप ये लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। ये मैं क्यों लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें इसका यूज पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, आपके पास जो फाइनल रिलेशन अब तक निकल के आया है, एक आया ये थीटा इक्वल्स टू अल्फा 2, हमें स्लोप बताना है तो मैं यहाँ पे 10 लगा देता हूँ, 10 थीटा इक्वल्स टू 10 अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, ठीक है। इसको एक्सपेंड करेंगे 10 a माइनस बी से, तो ये क्या हो जाएगा 10 अल्फा 2 माइनस 10 अल्फा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 अल्फा 2 इंटू 10 अल्फा 1। अब इसको हम स्लोप की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। स्लोप की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m2 m1। ये कंडीशन कब पॉसिबल है, ये कंडीशन पॉसिबल है प्यारे बच्चों जब 1 प्लस m2 इंटू m1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 हो, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में तो ये फॉर्म नॉट डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। प्यारे बच्चों ये आप समझ गए, ये किसके लिए था, tan थीटा के लिए, ठीक है। केस 1, केस फर्स्ट ये थीटा, ठीक है। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड है प्यारे बच्चों tan फाई का, ठीक है। tan फाई, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं tan 180 डिग्री माइनस थीटा। तो आपके पास निकल के क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस tan थीटा, है कि नहीं। tan थीटा की वैल्यू आपने पहले निकाल ली थी, ठीक है। तो आप डायरेक्टली रखिए इसमें, ये क्या होगा माइनस ऑफ m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m2 इंटू m1। और अगेन सेम प्रोसेस है, ठीक है, कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज किस बात पे हो जाएंगे कि यार एक तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसको हम कंक्लूड कैसे करेंगे, कंक्लूड ऐसे करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए कि जब भी आपके पास ये कंडीशंस हो तो आप डायरेक्टली लिखिए इसको ऐसे tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m2 इंटू m1, ठीक है। जहाँ पे 1 प्लस m2 m1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 हो। अब इसकी दो कंडीशंस निकल के ये जो आई हैं, इनका भी थोड़ा कंपैरिजन हम देख लेते हैं, देखिए क्या होगा। सबसे पहले देखिए केस 1 वाले को चेक करते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट को, इफ m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m2 m1 is positive, then tan theta is positive. So आप कह सकते हैं theta is acute angle, acute angle, ठीक है, and phi is obtuse angle। ये कंक्लूजन होता है केस फर्स्ट से, ठीक है। केस सेकंड से क्या कंक्लूजन होगा, केस सेकंड से होगा प्यारे बच्चों इफ m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m2 m1 इज नेगेटिव, देन tan थीटा इज नेगेटिव। तो क्या होगा, थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, एंड फाई इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ये कंडीशन हो गई, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छे से, क्योंकि इस पे कंटिन्यूसली क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं आपके 11th क्लास में भी प्लस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी।
और ये कैसे आया, आपने देख लिया कि जब थीटा पॉजिटिव होगा तो हमें ये मिलता है, जब थीटा प्यारे बच्चों 180 माइनस थीटा मतलब एडजेसेंट एंगल होंगे, मतलब आप लिख सकते हैं, देखिए बाई चांस कंफ्यूज हो रहे हो, थीटा एंड फाई आर एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल। अब प्यारे बच्चों इसके बाद हम देखेंगे एक एक करके क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं, सॉल्व करेंगे उसके बाद, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4, एंगल बिटवीन टू लाइन्स π/4 है, एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स इज 1/2, और किसी एक लाइन का स्लोप 1/2 है, ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, आपसे वो कह रहा है कि आप अदर लाइन का स्लोप बताइए। अब प्यारे बच्चों इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले ये क्या कह रहा है, मान लीजिए मैं आपके साथ सबसे पहले देखिए कोऑर्डिनेट प्लेन बनाता हूँ, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। सॉल्यूशन लिखता हूँ, सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का आपसे प्यारे बच्चों वो कह रहा है, देखिए इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4, मतलब आपको वो ये कह रहा है कि थीटा प्यारे बच्चों, थीटा क्या है, π/4 है, मतलब केस किसका है, एक्यूट एंगल का, एक्यूट एंगल का केस है ये, ठीक है। और एक्यूट एंगल का केस होने की वजह से क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा, देखिए tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m2 इंटू m1, ठीक है। अब इसमें क्या है प्यारे बच्चों, स्लोप ऑफ 2 स्लोप ऑफ 1, तो m1 स्लोप क्या है, देखिए m1 है प्यारे बच्चों हाफ, और मान लीजिए हमने माना कि m2 जो स्लोप है वो है हमारा m, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए क्या होगा, tan π/4 की वैल्यू क्या होगी, tan π/4 की वैल्यू, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। बाद में अभी हम लिख देंगे। यहाँ से ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया हाफ m2 है ना, m2 m हो जाएगा माइनस हाफ बाय 1 प्लस हाफ m। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये दो कंडीशंस बनाता है। दो कंडीशंस कौन कौन सी, एक एडजेसेंट एंगल वाली बना देता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसको, देखिए 1 इक्वल्स टू m माइनस 1/2 बाय 1 प्लस m/2, ये लिखेंगे एक। दूसरी कंडीशन क्या निकल के आती है, दूसरी कंडीशन निकल के आती है, चलिए मैं इसका पार्टीशन कर देता हूँ यहाँ पे, -1 इक्वल्स टू m माइनस 1/2 बाय 1 प्लस m/2। सॉल्व करते हैं अब इसको, देखिए क्या होगा, ये 2 इधर आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो सकता है, देखिए ये हो सकता क्या होगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2m माइनस 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस m/2, ठीक है। ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2 प्लस m इक्वल्स टू 2m माइनस 1, है कि नहीं। ये 1 इधर आ जाएगा, ये m इधर चला जाएगा तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए ये m इधर गया तो m बचा, और ये 1 इधर आ गया तो ये 3 बचा। तो मतलब एक स्लोप प्यारे बच्चों आपने निकाला 3 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 2m माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस m/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये क्या होगा, -2 माइनस m इक्वल्स टू 2m माइनस 1, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको आप इधर ले गए तो ये क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ये -1 बचेगा, ठीक है। तो m इक्वल्स टू -1/3 आ जाएगा, ठीक है। एक स्लोप आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन में ये दोनों स्लोप प्लॉट करने हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कैसे, देखिए
मान लीजिए मैं एक लाइन बनाऊं कुछ इस तरीके से, जो आपके पास गिवन स्लोप है ये, ठीक है, L, इसका स्लोप क्या है m इक्वल्स टू 1/2 आपको गिवन है, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर आपके पास एक स्लोप आया कि 3 है, मान लीजिए आपने यहाँ से बनाया कुछ इस तरीके से, ये हो गया, ठीक है, ये एक लाइन है L1 मान लीजिए, इसका स्लोप क्या है m इक्वल्स टू 3, m इक्वल्स टू 3। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें एक और स्लोप है ना, m इक्वल्स टू -1/3 है कि नहीं, तो इसको भी बनाना है। तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया आपकी लाइन L3 जिसका स्लोप है m इक्वल्स टू -1/3। इतने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी समझने में, ठीक है। ये एंगल आपको कह रहा है कि 45 डिग्री का है, π/4, ठीक है। ये 45 का मतलब ये 45 का वर्टिकली अपोजिट, ये 45 का, और आप जानते हैं ये 90 का हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था सिस्टमैटिक वे इस क्वेश्चन को समझने का, ठीक है। अब इसको रब करता हूं मैं, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2, 6 एंड 4, 8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू पॉइंट्स 8, 12 एंड x24 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। प्यारे बच्चों ये क्या दे रखा है, देखिए पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको उनके कोऑर्डिनेट्स पता है, ठीक है, और आपको अब क्या बताना है कि वो परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको पता क्या होना चाहिए, देखिए सॉल्यूशन थर्ड का, इसके लिए सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए कि आपको स्लोप फाइंड करना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू विच कंडीशन। देखिए मैंने आपको बताया था Px1 y1 हो और Qx2 y2 हो, आर्बिट्री पॉइंट्स, ठीक है। तो स्लोप आप क्या निकालते थे, स्लोप आप बताते थे y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है, ये आप बताया करते थे। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या है, देखिए इसके बाद परपेंडिकुलरिटी की डेफिनेशन और अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने देखी, m1 इंटू m2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब किसी भी एक का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। ये कंडीशन आपको मैच करनी है। तो सबसे पहले स्लोप फाइंड कर लेते हैं। देखिए फॉर -2, 6 एंड 4 एंड 8, ठीक है। देखिए m1 लिखते हैं इसको, y2 8 माइनस ऑफ -6, डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 6 बना लीजिए इसको, 6 बाय x2 माइनस ये हो गया, ठीक है। इसको आपने सॉल्व किया, क्या हो गया 2 हो गया, ये प्लस हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, मतलब ये 2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6, मतलब आपके पास स्लोप आया 1/3, ठीक है। फिर देखते हैं फॉर 8, 12 एंड x24, m2 स्लोप देख लेते हैं। देखिए क्या होगा, ये होगा 24 माइनस 12 बाय x माइनस 8। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से ये हो जाएगा 12 बाय x माइनस 8। ये कौन सा स्लोप है, ये m2 स्लोप है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स इक्वल्स टू -1, ठीक है, और नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ अनदर। तो प्यारे बच्चों आप इसको पुट कर दीजिए इसी में, देखिए क्या होगा, प्रोडक्ट कर लीजिए इनका 1/3 इंटू 12 बाय x माइनस 8 इक्वल्स टू -1, ठीक है। 3 4 जा 12 होता है, तो ये हो गया 4 इक्वल्स टू -x प्लस 8, ठीक है। इसको आपने इधर लिया तो ये -8 हो गया, तो ये क्या होगा -4 माइनस x, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 4 आ गया, और यही आपको निकालना था, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये तो आपने जान लिया, अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपको और सीखना है, क्या, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो सबसे पहले मैं इसको रब करता हूँ, फिर देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ एक, मान लीजिए ये एक प्लेन है, ठीक है।
ये x है, ये x डैश है, ये ओरिजिन है, ये y डैश है, ये y है। ठीक है, मान लीजिए एक कोई हम लाइन ले लें, आर्बिट्री लाइन। ठीक है, ये ले ली हमने। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, कोलिनियरिटी, मतलब कोलिनियर होने चाहिए, जो भी पॉइंट हो इसके ऊपर लाई करने चाहिए। ठीक है, कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं वो। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए, देखिए ये एक लाइन है, एक पॉइंट मैंने ले लिया A, ठीक है, एक अनदर पॉइंट ले लिया B, एक पॉइंट ले लिया C। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने अभी तक एक कंडीशन देखी। क्या कंडीशन देखी? कंडीशन ये देखी थी आपने अब तक कि मान लीजिए पैरेलल होंगे तो उनका स्लोप बराबर होगा। लेकिन मान लीजिए एक लाइन AB है, ठीक है, इसके ऊपर एक अनदर लाइन BC है, तो प्यारे बच्चों ये कौन साइड है, इसका क्या मतलब प्रूफ है? तो उसका प्रूफ यही होता है प्यारे बच्चों, आप लिख सकते हैं इसको, स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC। ठीक है, अब प्यारे बच्चों स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC, मतलब देखिए इसकी क्या कंडीशन होती, इसके बीच का स्लोप सेम होना चाहिए, इसके बीच का स्लोप बराबर होना चाहिए, प्लस AC के बीच का भी स्लोप बराबर होना चाहिए। तो आपके पास क्या निकल के आया, देखिए आप इसको कह सकते हैं स्लोप ऑफ AC के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए। और इनके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए कुछ दिए हुए हैं। अगेन ये है मान लीजिए x1 y1, ये है मान लीजिए x2 y2, ये है मान लीजिए x3 y3। तो कैसे लिखेंगे इसको, a b के बीच है तो मान लीजिए आपने लिखा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये हो गया। फिर क्या है प्यारे बच्चों BC, देखिए y3 माइनस y2 बाय y3 माइनस y2 बाय x3 माइनस x2। ठीक है, इक्वल्स टू AC के बराबर होना चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं, देखिए y3 माइनस y1 बाय y3 माइनस x3 माइनस x1 के बराबर होना चाहिए। मतलब ये तीनों स्लोप बराबर होने चाहिए। यही प्यारे बच्चों कंडीशन होती है कोलिनियरिटी की। ठीक है, अब इन पे बेस्ड हम प्रॉब्लम देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 4 है, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 पॉइंट्स P H K Q x1 y1 एंड R x2 y2 लाई ऑन अ लाइन शो दैट, आपको ये रिलेशन शो करना है जिसमें देखिए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ H माइनस x1 y2 माइनस y1 इक्वल्स टू K माइनस y1 x2 माइनस x1। देखिए प्यारे बच्चों अभी जो अपने कॉन्सेप्ट सीखा उसी को अप्लाई करेंगे सीधा। ठीक है, सोल्यूशन 4 हम जानते हैं, वो कह रहा है कि P Q R कोलिनियर, मतलब इसकी क्या कंडीशन होगी, आप लिख सकते हैं स्लोप ऑफ PQ इक्वल्स टू स्लोप ऑफ QR। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, PQ का स्लोप। ठीक है, तो PQ का स्लोप क्या होगा, देखिए y1 माइनस K बाय x1 माइनस H है ये इक्वल्स टू QR। तो ये क्या होगा, y2 माइनस y1 बाय, ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ये तो इसी रूप में है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। अगर इसमें से आप माइनस कॉमन ले ले तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं k माइनस y1 बाय h माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए k माइनस y1 x2 माइनस x1 इक्वल्स टू h माइनस x1, और ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। ठीक है, और यही आपको शो करना था, बहुत अच्छे से आप मैच कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या था प्यारे बच्चों, ये था
क्वेश्चन जिसको आपने शो कर दिया, ठीक है, आंसर। अब प्यारे बच्चों इसके बाद हम देखें क्वेश्चन 5, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द फिगर, इस फिगर में टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ लीनियर मोशन इज गिवन। टाइम और डिस्टेंस के बीच एक लीनियर मोशन गिवन है, ठीक है। टू पोजीशंस ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस आर रिकॉर्डेड। प्यारे बच्चों दो ऐसे मोमेंट हैं जिस पे टाइम और डिस्टेंस के बीच रिलेशन को हमने रिकॉर्ड किया है। व्हेन t इक्वल्स टू 0 d इक्वल्स टू 2, देखिए t इक्वल्स टू 0 d इक्वल्स टू 2 एंड व्हेन टाइम 3 है और डिस्टेंस 8 है। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, आपको स्लोप के कॉन्सेप्ट की मदद से फाइंड लॉ ऑफ मोशन, आपको लॉ ऑफ मोशन बताना है। हाउ डिस्टेंस डिपेंड ऑन टाइम। प्यारे बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सॉल्यूशन 5, ठीक है। हमने क्या किया, एक आर्बिट्री पॉइंट मान लिया कहीं पे भी इस लाइन में t और d, जहां पे t क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और d क्या है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे इसको, देखिए आप बहुत इजीली कह सकते हैं प्यारे बच्चों। देखिए मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है a, इसका नाम है b, इसका नाम है c। आप तीनों को कोलिनियर बता दीजिए तो ऑटोमेटिकली रिलेशन बन जाएगा। तो आप लिखिए स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। देखिए क्या होगा, ए बी का क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 बाय 3 माइनस 0 इक्वल्स टू, वो क्या होगा देखिए, d माइनस 8 बाय t माइनस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों देखिए 6/3 इक्वल्स टू d माइनस 8 t माइनस 3, ठीक है। ये हो जाएगा देखिए 2, यहां से क्या होगा d माइनस 8 t माइनस 3। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा देखिए 2t माइनस 6 इक्वल्स टू d माइनस 8, ठीक है। आपने इसको इधर लिया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा प्यारे बच्चों 2, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 2 इक्वल्स टू d। तो d देखिए रिलेशन आपको हाउ डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टाइम, तो डिस्टेंस का क्या निकल के आएगा फॉर्मूला 2t प्लस 1, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में आपको कह भी रहा है ना, फाइंड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करते हुए आपने इसके स्लोप के अकॉर्डिंग ये चीज़ बता दिया कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचें। तो ओके, थैंक यू बच्चों।